नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। बिहार बंदी का समाचार आप लोग देख चुके हैं, अलग अलग चैनलों पर उसके विश्लेषण भी देख। सड़कों पर जिस तरीके से उत्पात मचाए गए, जिस तरीके से महिला शिक्षिका के साथ महिला शिक्षिका का अपमान किया गया, जिस तरीके से दुकानें लूटी गई, जिस तरीके से एम्बुलेंस को रोका गया, जिस तरीके से पुलिस की गाड़ियां रोकी गई, कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि ये सांकेतिक तौर पर या शांतिपूर्वक बिहार बंद का आह्वान एनडीए के लिए सवाल उठता है कि किस मुद्दे पर बंद हुआ था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां को दरभंगा के एक मंच से किसी युवक ने जो गाली दी, उसी पर पूरा बिहार बंद था। मैं इस राइडर के साथ अपनी बात शुरू कर रहा हूं कि किसी को भी गाली गलौज सभ्य समाज में देने का अधिकार नहीं है और यह निंदनीय है। आज हम इसी मुद्दे से एक अलग एंगल से आपसे बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। इस मुद्दे पर पूरा बिहार को भाजपा ने बंद करवाया, बंद हुआ। कुछ लोग हाँ बोलेंगे, कुछ लोग ना बोलेंगे, कुछ लोग सफल हैं, कुछ लोग असफल हैं। मैं उन चीजों में नहीं जा रहा हूं। मैं आज आपसे एक बहुत दिलचस्प मुद्दे पर बात करना चाहता हूं। आंकड़े बताते हैं कि जिस राज्य में, मतलब मैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं, इंडिया में जितने भी राज्य हैं, तो उस जिस राज्य में सबसे ज्यादा पॉलिटिसाइजेशन हुआ है, वहां का आर्थिक प्रगति सबसे ज्यादा बाधित होता है। यानी एक कथित रूप से जो प्रजातांत्रिककरण या राजनीतिकरण होता है, वह सीधा प्रभाव डालता है उस प्रदेश के आर्थिक विकास। इसमें कई एक स्टडी हुई है और एक स्टडी ये बताती है कि जिन जिन राज्यों में जो राज्य सबसे ज्यादा माने पॉलिटिकली सेंसिटिव या जिसमें सबसे ज्यादा राजनीति होती है, और बिहार तो बेशक, यहाँ तो राजनीति लोग खाते हैं, राजनीति पीते हैं, राजनीति ओढ़ के सो जाते हैं। रही सही कसर नेताओं ने पंचायती राज का चुनाव करा के, अर्बन लोकल बॉडीज का चुनाव करा के वो शुरू किया, उससे भी पेट नहीं भरा, उससे भी जब मन नहीं भरा तो एक से एक समितियों का गठन हो गया। तो अब हर गली, हर नुक्कड़, हर घर में राजनीति वैसे ही प्रवेश कर गई है जैसे इस देश में पॉल्यूटेड एयर हर आदमी के घर पहुंच गया है। ठीक वैसे ही जैसे टॉक्सिकेटेड सब्जियां यानी मिलावटी सब्जी और दूध हर घर में पहुंच गया, उसी तरीके से बिहार में राजनीति हर आदमी के नसों में इंजेक्शन डाल करके दे दिया गया। इसका परिणाम क्या हुआ है? वर्ल्ड बैंक का गवर्नेंस इंडिकेटर ये बताता है कि जिस देश में भी एक्सट्रीम पॉलिटिसाइजेशन हो जाता है, जहां सब लोग पॉलिटिक्स से बतियाते हैं, ठेठ भाषा में समझ लीजिए, वह राज्य, वह देश प्रगति के मार्ग से भटक जाता है। ठीक उसी प्रकार किसी देश में, और मैं इंडिया की अगर बात कर रहा हूं, तो जो राज्य सबसे ज्यादा पॉलिटिकली सेंसिटिव है, या यूं कहें कि जो राज्य के लोग माने चौक चौराहे पर खाली राजनीति में बतियाते रहते हैं, उनकी दुर्गति आर्थिक रूप से तय हो। ये वर्ल्ड बैंक का गवर्नेंस इंडिकेटर बताता है। ये इंडिकेटर्स बताते हैं कि बिहार, यूपी और झारखंड, तो बिहार झारखंड तो एक ही था, ये तीनों स्टेट सबसे ज्यादा राजनीतिकरण का शिकार हुआ है। अब आप सोच करके देखिए, राजनीतिकरण के शिकार का यह हद है कि किसी व्यक्ति ने गाली दी, उस पर पूरा बिहार बंद। रोड पर जिस तरह के लोग बिहार बंद करने के लिए आए थे, उसको आपने कई चैनलों पर देखा। किसी को कुछ नहीं पता, 500,000 रुपया में लोग गाड़ी से उठ करके चला आता। ठीक उसी प्रकार इस वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट में ही बताता है कि दुनिया में जो देश फेल होते हैं, वहां अन्य कारणों के अलावा सबसे प्रमुख कारण होता है कि उस देश में राजनीति का जहर नस नस में घुस चुका होता है। और उसका उदाहरण हमारे पड़ोस में है पाकिस्तान, नाइजीरिया, अभी का बांग्लादेश। जिस देश में अखबारों में राजनीति की खबर ज्यादा छपी, तो समझिए वो देश का बंटाधार। हम लोग जब यूपीएससी की तैयारी करते थे तो दिमाग में बात आती थी और हम लोग कहते थे कि जिस देश की चर्चा बीबीसी समाचार में सबसे ज्यादा हो रही हो, तो समझिए कि वो देश बंटाधार। मैं आपको एक दो ठो अपना अनुभव सुना। मुझको यूरोप के 4-5 देश जाने का मौका मिला, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक। इसके अलावा मैं नॉर्थ अमेरिका में कनाडा, टोरंटो भी गया था। यूएस भी जाने का हमको मौका लगा। तो मैं यूरोप की बात करता हूँ, और ऑस्ट्रेलिया, मेलबर्न भी हमको जाने का मौका लगा। तो जब होटल में रुके तो रिसेप्शन वाले को बोले कि भाई हम लोग तो बिहारी आदमी, न्यूज़ देखना। बोले कि आप
आपके टीवी में न्यूज़ चैनल बोला हाँ है, तो लोकल न्यूज़ चैनल भी, हाँ लोकल चैनल्स है, न्यूज़ चैनल है सच नहीं है वहाँ को डेडिकेटेड न्यूज़ चैनल। यहाँ तो अभी देख ही रहे हैं कि माने हमको लगता है कि कम से कम टीवी चैनल 500 से 1000 होगा जो एक्सक्लूसिव और 24/7 न्यूज़ चलाते रहता है। तो एक तो वहाँ वैसा नहीं था। हम डेलिबरेटली उन चैनलों पर ये खोजने लगे कि इस देश का राजनीतिक समाचार के संबंध में क्या कहता है यहाँ का टीवी। आप यकीन कीजिए कि हम लोग थक हार जाते, गिने चुने एक आध न्यूज कभी आ जाता। फ्रांस में जब एक कार्टूनिस्ट चार्ली हेब्दो पर अटैक हुआ था, कुछ इस्लामिक कट्टरपंथियों ने उस पर अटैक किया था, तो वो 1-2 दिन न्यूज चला, लेकिन वहां पर राजनीति की बातें बहुत कम होती और आम लोगों को इससे मतलब ही नहीं हो। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। मैं ऑस्ट्रिया की माने वियना जो राजधानी है, वियना की सड़कों पर मैं यूं ही घूम रहा था। आपको पता है कि वियना सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सबसे ज्यादा बर्बाद हुआ था, लेकिन उसकी बिल्डिंगें आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि कैसे उन लोगों ने सबको रिस्टोर कर दिया है। और वहां पर एक नियम है कि आप जो हेरिटेज टाइप की दिखने वाली बिल्डिंग है उसके एक्सटीरियर को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। बहरहाल तो हमने देखा कि कुछ लोग जुलूस लेके आ रहे हैं, तो ज्यादातर वहाँ स्पेनिश, जर्मन, फ्रेंच ये सब बोलते हैं, तो वो बात तो नहीं समझ में आ रहा था कि स्लोगन क्या लगा रहा है। लेकिन हमने देखा कि जब स्लोगन वो जो जुलूस आ रहा था, तो वो बेसिकली इलीगल इमिग्रेंट्स को जो रोक रही थी सरकार, उसको चेक करने के लिए जो सरकार ने कदम उठाए थे। तो ये जो विरोध प्रदर्शन था ये इसके खिलाफ, यानी सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन था। लेकिन इसका जरा खेल देखिए, अंतर देखिए। वो प्रदर्शनकारी जो थे वो डिसिप्लिन्ड वे में एक लाइन से चल रहे थे, और जब लाल बत्ती जल गई, यानी जब पेडेस्ट्रियन के लिए, आम लोगों के लिए जब वो लाल बत्ती जल गई कि अब गाड़ी चलेगी, तो सब लोग रुके। एक पुलिस वाला वहां पर था खड़ा, तो उससे जब मैंने बात की तो वो टूटा फूटा इंग्लिश ही बोल पा रहा था, चूंकि उन कंट्रीज में बहुत फ्रीक्वेंट इंग्लिश लोग नहीं बोलते हैं। तो उससे जब मैंने पूछा तो वो जो बताया, तो उससे मैं जो समझ पाया वो ये कि इन देशों में अगर आंदोलन भी होंगे, प्रदर्शन भी होगा, प्रोसेसन भी होगा, तो आप ट्रैफिक मूवमेंट को नहीं रोक सकते, क्योंकि ट्रैफिक मूवमेंट को रोकना वहाँ बहुत हीनियस क्राइम, बहुत गंभीर अपराध माना जाता है। क्योंकि जैसे आप ट्रैफिक रोकते हैं तो किसी के मूवमेंट का अधिकार छीन जाता है और उस पर बहुत कठोर कार्रवाई होती है। और हमारे यहाँ आप देख लीजिए। तो बहरहाल मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि एक सीधा कनेक्ट है कि जिस राज्य में या जिस भूखंड में सबसे ज्यादा राजनीति होगा, वह इलाका सबसे पिछड़ा रहेगा। और मजेदार बात है कि वो सबसे अनपढ़ भी रहेगा। अब बिहार की क्या स्थिति है ये आंकड़ों में मैं नहीं उलझता हूँ। आपको पता है कि बिहार 80 के दशक में भी प्रति व्यक्ति आय में सबसे नीचे था और आज भी सबसे नीचे। मैं अभी आपको 1-2 आंकड़ा बताता हूँ कि कैसे यहाँ की आर्थिक प्रगति को यहाँ के एक्सट्रीम पॉलिटिसाइजेशन, यानी घर घर जो पॉलिटिक्स घुस गया लोगों को, हम लोगों ने सब आदमी को पॉलिटिशियन ही बना। वो चाय बेचने वाला भी पॉलिटिशियन है, रिक्शा चलाने वाला भी पॉलिटिशियन, वो जिला परिषद का अध्यक्ष भी पॉलिटिशियन है, और जिला परिषद में काम करने वाला प्यून भी पॉलिटिशियन। हम लोगों ने हर बिहारी के ब्लड में अगर आप टेस्ट कीजिएगा ना तो P पॉजिटिव निकलेगा, माने पॉलिटिक्स पॉजिटिव। इस पूरे जनरेशन, पूरे समाज को ही बर्बाद कर। और नाम क्या देते हैं? अच्छा, मजेदार बात है कि जो लोग नेता लोग आएगा यहाँ क्या भाषण देगा कि बिहार राजनीतिक रूप से बहुत ही सेंसिटिव है। अरे खाक सेंसिटिव, आप लोगों ने तो जाहिल बना दिया। आप लोगों ने तो पॉलिटिक्स का अफीम दे दे करके सबको निकम्मा बना दिया। और उसका परिणाम देख लीजिए, प्रति व्यक्ति आए तो आप जानते ही हैं। शिक्षा का असर आपको पता ही है, शिक्षा का जो हालत है बिहार में। जो राज्य सरकार का अपना ही रिपोर्ट है वो ये कहता है कि 100 में मात्र 9 आदमी 12वीं पास है, और वो भी 12वीं पास के संबंध में असर का रिपोर्ट कहता है कि यहाँ 90% जो बच्चे 10th वगैरह तक हैं वो कायदे से न लिख पाते हैं न ठीक से पढ़ पाते हैं। तो ऐसे ये खाली आंकड़ों में बनाने के लिए, तो मैं अगर उसको मान भी लूं तब भी हर साल लगभग स्कीम और एस्टेब्लिशमेंट का कॉस्ट मिला दीजिए तो 60,000 करोड़ के आसपास खर्च होता है साल में। और परिणाम क्या है? तो 12वीं पास यहाँ पर 9%, ग्रेजुएट वगैरह की संख्या तो 1-2% है। अब आपको एक और चीज दिखाते हैं कि इस राजनीति ने कैसे बर्बाद किया शिक्षा। ये आज प्रभात खबर का रिपोर्ट जो छपा है उसको देखिए, लिखता है कि बिहार बोर्ड के अध्यक्ष ने जारी किया रिजल्ट। 23-24 जुलाई को हुई थी परीक्षा। सक्षमता परीक्षा में 32.3 तीसरे चरण में पास। मतलब जो टीचर हैं उनको एलिजिबिलिटी
टेस्ट दिया जा रहा है कथित रूप सर वो टेस्ट कुछ नहीं मैंने जबरदस्ती तू पासे कर जाओ, एक बार में नहीं पास करो, 2 बार में नहीं पास करो, 3 बार नहीं पास करो, 4 बार में, तो चौथे बार में जो पास हुआ है वो मात्र 32%। अब सोच लीजिए कि स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर चौथे अटेम्प्ट में 32% पास किए, और वो भी क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है वो आपसे छिपा हुआ नहीं। तो हम लोग ने कैसी क्वालिटी शिक्षा की कर दी। ये इसलिए है कि यहाँ पर उस पर चर्चा ही नहीं होती है ना, यहाँ तो सबको वो खून में डाल दिया अफीम पॉलिटिक्स का। बतियाते रहिए पॉलिटिक्स, चाय के दुकान से लेके ढाबा तक, और आजकल तो स्मार्टफोन आ गया है, रील बनाते रहिए, यूट्यूब में भाषण देते रहिए। सारा पॉलिटिशियन भाषण देगा कि अब खास करके अगर हम एनडीए की बात करें तो अंग्रेजी नहीं पढ़ना है, स्वदेशी अपनाइए। आई सब का बचवा पढ़ रहा है इंग्लैंड में, अमेरिका में। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी कहते हैं हिंदी को बढ़ावा देना चाहिए। बहुत अच्छा, हिंदी को बढ़ावा देना भी चाहिए, हमारी मातृभाषा है। लेकिन आप याद रखिए कि अगर आपने अंग्रेजी नहीं पढ़ी है तो फिर वही हाल होगा कि यहाँ बेल्ट्रॉन में कंप्यूटर ऑपरेटर में बहाल होइएगा, 15-10 हजार रुपया देगा और किसी दिन आपको बाहर कर दे। तो आपने ये देखा, ये इस न्यूज को जरा आप देख लीजिए। इसके अलावा हम एक और चीज आपको दिखाने का प्रयास, एनडीए का बंद, सत्ता पक्ष का दावा असरदार रहा बंद, विपक्ष बोला बेअसर, मां के अपमान पर बिहार बंद। वाह क्या बात। बंद किसी तरह हुआ है तो किसी ने गाली दे दी, उस पर पूरा बिहार बंद, और सारा आदमी करोड़ पर ले आइए। क्यों हुआ ऐसे? आपके खून में पॉलिटिक्स, डायबिटीज है लेकिन चीनी मजा आता है। और सब बिहारी को देखिए ना, फेवरेट टॉपिक बिहारी का क्या है? पॉलिटिक्स। उसका अपना परिवार, उसकी अपनी प्रगति, उसकी अपनी आर्थिक स्थिति, उसका अपना एम्प्लॉयमेंट, उसका अपना एजुकेशन, इस पर कहीं कोई चर्चा नहीं। एक रिपोर्ट बताता है, इस रिपोर्ट को जब आप देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे। देखिए इस रिपोर्ट को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता। बिहार में अगर 2030 तक करीब 2 करोड़ 40 लाख के आसपास, ये फिगर मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूं कि 2 करोड़ 40 लाख तक लोगों को कम से कम स्किल करना पड़ेगा। 2 करोड़ 40 लाख को 2030 तक स्किल वर्कर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब कम से कम उसको पेट भरने लायक वो कमा पाएगा। इसको आप समझिए, इस गूढ़ शब्द को समझिए। प्योर इकोनॉमिक्स है, लेकिन मैं लोगों को जागृत करने के उद्देश्य से इसको बिल्कुल ठेठ भाषा में बताने का प्रयास कर। क्यों यहाँ का लोग जाता है सूरत में, बेंगलोर में, चेन्नई में, और पीठ पर बोरा उठाता है और वहां गाली सुनता है? क्यों? क्योंकि दे आर नॉट स्किल्ड। कहता है कि वो स्किल्ड लेबर बनने के लिए भी कम से कम 2 करोड़ 40 लाख बिहारियों को 2030 तक स्किल्ड बनाना पड़ेगा। यहाँ जो आईटीआई या इस तरह का स्किल करने वाला इंस्टीट्यूट है, एक तो उसकी माने स्तर इतना खराब है कि आप उस बात ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आईटीआई का सैंक्शन लेना, उसमें पैसा लेना, नर्सिंग कॉलेज खुलना, उसमें 20-20, 30-30 लाख लोगों ने लिया। मिनिस्टर लोग लेता है, सेक्रेटरीज लोग लेता है, सब लेता है, चाहे वो किसी की सरकार हो, आरजेडी की सरकार हो, एनडीए की सरकार हो, ना आम इमली किसी की सरकार। तो खैर उस क्वालिटी पर मैं नहीं जा रहा। मैं उस आंकड़े को भी अगर पकड़ लेता हूं तो कह रहा है कि बिहार में अभी मुश्किल से 2 से 3 लाख कैंडिडेट को ही स्किल किया जा सकेगा। तो 2030 तक अगर मान लेगा 3 लाख भी मैं मान लिया प्रति वर्ष, तो 2025 से 30 यानी 5 साल, तो 5 या 15 लाख, 15 लाख को ही आप स्किल कर पाइएगा, वो भी बहुत घटिया तरह का स्किल कर पाइएगा। और करना कितना है? 2 करोड़ 40 लाख। तो इसका मतलब क्या होगा? ये सब लोग क्या करेगा? तो ये सब लोग मोटियां बनेगा, लेबर बनेगा, गुजरात में गाली खाएगा, बेंगलोर में गाली खाएगा, महाराष्ट्र में गाली खाएगा, पंजाब में गाली खाएगा। अभी देखे किशनगंज का एक लड़का को हरियाणा में कैसे उसका हाथ कट गया। तो ये इन कारणों को जरा समझने का प्रयास करिए कि ये इन कारणों के चलते क्या हो रहा है। मैं आपको एक और चीज आपके साथ बताने का प्रयास करता हूँ, इसको ऐसे समझिए। और मैं आज आपके सामने यह बात बड़ी गंभीरता से कह रहा हूँ कि आने वाले 5-6 साल में बिहार का ब्यूरोक्रेसी और बिहार का गवर्नेंस का पूरा सिस्टम, मतलब वो क्लर्क से लेकर के स्टेट सर्विसेज तक, क्योंकि ऑल इंडिया सर्विसेज का तो दूसरे स्टेट से भी आ जाता, तो बिहार में क्लर्क ऑपरेटर से लेकर के और स्टेट सर्विसेज तक, चाहे वो किसी कैडर का हो, उसमें घनघोर मीडियोक्रिटी आने वाली है। मतलब घनघोर कम जानकार लोग आएंगे। आप कहिएगा ये गजब बात बोल रहे हैं, तो हम आपको बता देते हैं क्यों आएंगे। ये खाली लेबरे का, ये जो 2 करोड़ 40 लाख मैंने बताया, इसी का खाली माइग्रेशन नहीं होगा। माइग्रेशन यहाँ उन तमाम लोगों का हो जाएगा
जो अपेक्षाकृत थोड़ा तो अपने प्रयास से ठीक ठाक पढ़ गया या जिसका लेवल थोड़ा ठीक है। आपको उदाहरण बता देते हैं। बेल्ट्रॉन उर्मिला इंटरप्राइजेज, आपको मालूम है कौन मंत्री का, उसका रेड वेट सब हुआ, बालक वो एक अलग विषय। बेल्ट्रॉन में जो बच्चे कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, 10,000 12,000 15,000 जो भी मिलता है वो भी मिलेगा क्या? उसका जबरदस्त शोषण होता है। वो यहाँ से कुछ मिलता है सरकार से और उसको मिलता है कुछ, बीच में वो बिचौलिया उर्मिला इंटरप्राइजेज के महान मंत्री जो इस राज्य में मंगल कर रहे हैं सबका, उनके पास चला जाता है। और वो भी उसकी नौकरी बिल्कुल तलवार के नोक पर है, एक झटका में निकाल देगा बाहर। तो हो क्या रहा है, ये योग्यता का क्रंच। अब वो जलील हो रहा है वो सब। अब इस माहौल को जो अभी, जैसे आप इसको ऐसे समझिए, बिहार में सर्वे चल रहा था, अब तो खैर चलेगा नहीं, उस खत्म हो गई कहानी उसकी। तो सर्वे में जो लोग आए, मैंने सर्वे का सत्यानाश की कई एक कड़ी बनाई है, तो मैं आज इस पहलू को फ्लैग कर दे। अब वो सरकार का अपना स्टैंड है, सरकार जाने के हड़ताली कर्मियों को निकाल दिया, जैसा कि अखबारों में छप रहा है कि 13,000 14,000 बच्चों को निकाल दिया गया, टर्मिनेट कर दिया गया। अब देखिए क्या होगा इसका परिणाम, सिर्फ सर्वे में नहीं, ये पूरे इसका कैसे इम्पैक्ट पड़ रहा है पूरे बिहार के फैब्रिक पर, बिहार के प्रशासनिक अमले पर। ये मैं क्यों बता रहा हूं? अब ये लोग जो बाहर निकला, ये पूरी जलालत हुई। अब ये लोग क्या करेगा, ये लोग प्रयास करेगा कहीं ना कहीं नौकरी पकड़ लें। बिहार में है नहीं, दूसरा स्टेट चला जाएगा, नहीं माइग्रेशन होगा। अब जब इन लोग भर्ती करने का प्रयास करेगा इसके जगह पर कि दूसरे को सर्वे करेंगे, तो स्वाभाविक रूप से जिसको कहीं कोई उपाय नहीं रहेगा, जिसको कहीं कोई नौकरी नहीं लगेगी, वो भरेगा और सरकार के पास कोई विकल्प रहेगा नहीं, उसको तो चुनना है, उतना संख्या लेना है। तो सरकार, द गवर्नमेंट विल बी फोर्स्ड टू सेलेक्ट द वर्स्ट, द बेस्ट अमॉन्ग द वर्स्ट, उस सबसे वाहियात लोगों को लीजिएगा। बिहार में एक्सट्रीम पॉलिटिसाइजेशन का सीधा असर ब्यूरोक्रेसी और गवर्नमेंट वाले फैब्रिक्स पर पड़ा है। मैं अगेन एक डिस्क्लेमर दे रहा हूं, मैं किसी भी भ्रष्टाचार या किसी भी इस तरह की चीज का कोई समर्थन नहीं कर, लेकिन जिस तरीके से प्रखंड पंचायत से लेकर और जिला स्तर के कर्मियों, पदाधिकारियों, कर्मचारियों पर घनघोर दबाव है इस पॉलिटिसाइजेशन का, इतने तरह के पॉलिटिक्स, अब लोग पहली प्राथमिकता ये देते हैं कि भैया बिहार में नौकरी नहीं करें, कहीं दूसरे जगह लगी, तो यानी वहां से जो छट जाएगा वो बिहार में नौकरी करेगा। मैंने इधर करीब एक महीने में करीब 2 से 225 अधिकारियों और सरकारी कर्मियों से बात की, सर्वेक्षण किया, एक तरह से ओपिनियन पोल होता है ना, उसी तरह। और मैंने उनसे 3 सवाल पूछे। मैंने पहला सवाल पूछा कि यदि आपके पास हैसियत हो या अपॉर्चुनिटी मिले तो आप अपने बच्चे को कहाँ पढ़ाना चाहें। उसमें से 90 से 95% लोगों ने कहा कि हम बिहार से बाहर पढ़ाना चाहेंगे। उसी में एक और प्रश्न था कि लेकिन अगर बिहार में पढ़ाना पड़े तो बोला बिहार में पढ़ाना पड़े तो कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएं। प्रश्न नंबर 2 मैंने पूछा कि यदि आपके बच्चे को नौकरी में जाने का विकल्प हो, सरकारी नौकरी में जाने का विकल्प हो, क्योंकि प्राइवेट नौकरी तो यहाँ है ही नहीं, तो वो इस प्रदेश में नौकरी करना चाहिए था या किसी दूसरे प्रदेश में, या सेंट्रल सर्विसेज में, या फिर पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज जैसे बैंक वगैरह हो। उसमें करीब 75 से 80% सरकारी कर्मियों इंक्लूडिंग दी ऑफिसर ने कहा कि मैं चाहूंगा कि मेरे बच्चे बिहार में नौकरी नहीं करें। उसमें एक पदाधिकारी, रिटायर्ड पदाधिकारी से मेरी बात हुई, तो संजोग से उनकी पुत्री बिहार में क्लास 2 गजेटेड ऑफिसर की नौकरी कर रही। तो उन्होंने कहा कि मैं रोज इस तनाव में रहता हूं कि कहीं मेरी बेटी के साथ कोई दुर्घटना न घटे। प्रखंड अंचलों में राजनीतिकरण के कारण हस्तक्षेप का यह आलम है। मैं अगेन बता रहा हूं कि मैं किसी भी भ्रष्ट पदाधिकारी के संरक्षण में नहीं बात कर रहा हूं, लेकिन प्रखंड अंचलों में पदाधिकारियों और कर्मचारियों का यह आलम है कि वह ऑफिस में जितना देर रहता है या घर में भी रहता है तो इस संशय से, इस डर से सहमा रहता है कि वो किस दिन मारा जाएगा। और गाली गलौज बेइज्जत होने का तो खैर अब उसका तो कोई गिनती है नहीं। मुझको स्मरण है, मैं एक दिन वीसी में बैठा हुआ था जब मैं सरकार में, तो सूबे के एक बहुत बड़े, इनफैक्ट सबसे बड़े अधिकारी ने ये कहा कि
यहाँ पर बिहार में सभी वीडियो सीओ चोर हैं। मैंने इस पर आपत्ति दर्ज की, मैंने कुछ कहा तो चूंकि माइक ऑन था तो उनको भी सुनाई पड़ दिया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही तो दोनों ने कहा कि आप क्या कहना चाह रहे। मैंने कहा कि अगर यही बात ये कह दिया जाए कि बिहार में सभी आईएएस चोर है तो वो खराब लगेगा। मेरी ये समझ है कि किसी भी व्यवस्था में ज्यादा लोग अच्छे ही होते हैं, 80-20 का रूल है। और अगर इस माइंडसेट से आप गवर्नेंस चला रहे हैं तो फिर बंटाधार होना तय है। बल्कि उस दिन थोड़ा हॉट डिस्कशन भी, हमने कहा कि आपने कभी इस बात को रिव्यू किया कि आपके यहाँ ट्रांसफर पोस्टिंग की क्या प्रक्रिया है? क्यों 10 लाख से 20 लाख रुपया लग रहा है बीडीओ, सीओ, सीडीपीओ, इंजीनियर और सब लोग के यहाँ? जिस इंजीनियर के यहाँ पकड़ाया विनोद कुमार राय के यहाँ, उसको किसने पोस्टिंग की थी? किसने उसको 2 जिले का प्रभार दिया था? मैंने किसी टीवी चैनल के डिबेट में बताया था कि सृजन घोटाले में जयश्री ठाकुर पकड़ाई थी। जयश्री ठाकुर अपना पूरा नौकरी का कैरियर भागलपुर और बांका 2 जिलों में गुजार दे। किसने उसकी पोस्टिंग की थी और कैसे पोस्टिंग हुआ था? बहरहाल वो विषयांतर हो जाएगा। मैं बताना ये चाह रहा हूं कि आप देख लीजिएगा अगले 5 से 6 साल 7 साल होते होते बिहार में जो लेबर का तो माइग्रेशन हो ही रहा है, अब ब्रेन का भी भयानक रूप से माइग्रेशन होगा। और इसका सीधा प्रभाव ये पड़ेगा कि यहाँ का गवर्नेंस, यहाँ का ब्यूरोक्रेसी और यहाँ के सरकारी तंत्र में जो लोग आएंगे वो थॉरली मीडियोकर रहेंगे और लो आईक्यू को रहेंगे, क्योंकि जिनकी आईक्यू थोड़ी बहुत भी ठीक रहेगी वो दूसरे प्रदेश में जाके नौकरी। दुर्भाग्य ये है कि इस बात की न तो समाज को चिंता है, न सरकार को चिंता है और न ही मीडिया को चिंता है। पूरा मीडिया इसी बात में मैंने आह्लादित है कि जायसवाल जी ये बोले तो तेजस्वी जी ये बोले तो चमरा चौधरी ये बोले, वो माइक मुंह में ठूस रहा है, इसका वो बोला उसका वो बोला। ये भाटगिरी करते करते मीडिया ने भी इस समाज का बंटाधार किया। और हर आदमी इस राज्य में डायबिटीज से परेशान है, लेकिन हर आदमी को मीठा चाहिए। वो मीठा बोलने के लिए पॉलिटिशियन भी तैयार है, इसलिए उसको सुनने के लिए आप जाइएगा। वो मीठा बोलने के लिए मीडिया भी तैयार है, यूट्यूब चैनल भी तैयार है, इसलिए उसमें चिपके रहिएगा। वो मीठा सुनने के लिए रील भी बन रहा है, इसलिए उसमें भी चिपके रहिएगा। तो ठीक है भाई, मीठा खाइए, डायबिटीज से एक दिन आपकी मृत्यु होगी। यह बात आपको बुरी लगेगी जरूर, लेकिन मैं बोलूँगा जरूर। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए, और यदि अच्छा लगे तो देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।